हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था भारत के इतिहास का विभाजन और प्रागैतिहासिक काल और पुरापाषाण मध्यपाषाण काल, इन सब के बारे में हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मध्यपाषाण कालीन समाज और संस्कृति। तो कल हम लोगों ने मध्यपाषाण काल के बारे में थोड़ा सा जाना था। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी हुई है, पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए, फिर इसके बाद ये वाला वीडियो देखिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं मध्यपाषाण कालीन समाज एवं संस्कृति। तो मध्यपाषाण काल कैसा था, इसका समाज कैसा था और इसकी संस्कृति कैसी थी। तो पुरापाषाण काल का समाज हम लोगों ने देख लिया था कि उस पुरापाषाण काल का समाज कैसा था। उसमें आदिमानव थे, वह क्या करते थे, वो लोग जंगलों में रहते थे, फल मांस और कंदमूल वगैरह खाते थे, बैंड सोसाइटी की तरह वो रहते थे और अपने संसाधनों का एक साथ वितरण करते थे। उनमें मुखिया तंत्र जैसी कोई बात नहीं थी, वह सभी को एक समान समझते थे। तो आज हम लोग अब मध्यपाषाण कालीन समाज के बारे में जानेंगे कि मध्यपाषाण कालीन समाज कैसा था। तो मध्यपाषाण काल में ही परिवार की परिकल्पना उभर कर आई। तो परिवार की परिकल्पना कहाँ से उभर कर आई? मध्यपाषाण कालीन काल में। फिर मध्यकाल में मानव सौंदर्य बोध भी उभरने लगा था। मतलब मध्यपाषाण काल में क्या होने लगा था? मानव सौंदर्य बोध भी उभरने लगा था। मानव ने प्रकृति एवं परिवेश के साथ निश्चित संबंध स्थापित कर लिए थे। मानव की यह चेतना धर्म एवं कला के रूप में उभर कर आई। मध्यपाषाण काल में क्या हुआ कि मानव को सौंदर्य बोध का ज्ञान होने लगा। उसने परिवार और अपने लोगों के बीच में संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया। उसके अंदर धर्म और कला के रूप में भी जिज्ञासाएं उभरकर सामने आईं। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। राजस्थान के बागौर से देवी की एक मूर्ति मिली है। ये कब की है? मध्यपाषाण काल की। और महादा नामक स्थान से प्राप्त पशुओं के सींग से निर्मित कठाहार से ज्ञात होता है कि आभूषणों का प्रयोग होने लगा था। आज जैसे उनको सौंदर्य बोध का ज्ञान हुआ था, तो सौंदर्य बोध में उन्होंने देखा कि आभूषण पहनेंगे तो मतलब थोड़ा अच्छे लगेंगे। तो ये मध्यपाषाण कालीन मानव क्या करते थे? पशुओं की सींगों से कठाहार बनाते थे और आभूषण जैसे मनकी वगैरह और कान में पहनने के लिए, गले में पहनने के लिए मालाएं वगैरह, इस तरह के ये आभूषण बनाने लगे थे। इस काल का सबसे महत्वपूर्ण विकास है गुफा चित्रकला का विकास। इस काल में क्या सबसे महत्वपूर्ण है? गुफा चित्रकला का विकास। मध्यपाषाण काल के चित्र भोपाल के निकट भीमबेटका, मिर्ज़ापुर के सुहागी घाट गुफा, ओडिशा के सुंदरगढ़ और संबलपुर आदि स्थानों से मिलते हैं। तो जैसे ये लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि जो पेपर 1 होता है उसमें मैपिंग के जो क्वेश्चन आते हैं इन्हीं से रिलेटेड, कि जैसे मैप में भीमबेटका की जगह पॉइंट कर दिया गया और बोला गया मध्यपाषाण कालीन स्थल, तो आप हम सभी लोग इसके बारे में 20-25 पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर नोट किए हैं। आप इन्हें मैपिंग पे जाके भी नोट कर सकते हैं। फिर अगला क्या है कि अगर हम गुफा कला का विश्लेषण करते हैं, जो ये चित्रकला का विकास मिला है गुफाओं में, अगर हम इसके अध्ययन करें, इसका विश्लेषण करते हैं, तो पाते हैं कि गुफा एवं चट्टानों पर बने जो चित्र हैं वे एक साथ चित्रकला, तक्षण कला और नक्काशी सभी के नमूने प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने क्या किया? ये एक साथ चित्रकला, तक्षण कला तथा नक्काशी सभी के नमूने एक ही गुफा में प्रस्तुत किए। इन चित्रों में विविधता दिखाई देती है। ये चित्र सामुदायिक जीवन की ओर झलक देते हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य, सामूहिक नृत्य, संगीत उपकरण, माता बच्चे, गर्भवती स्त्री, मनुष्यों द्वारा मृत जानवरों को उठाते हुए आदि दृश्य दर्शाया गया है। और इसमें क्या है? आरंभिक चित्रों में जानवर का चित्रण तो यथार्थ रूप से है। इनमें क्या हुआ? जो शुरुआत के चित्र थे उनमें जानवर का चित्रण यथार्थ रूप से किया गया था। मतलब जानवर के चित्रण को इस तरह आप गुफाओं में बने देखेंगे, 4 पैर। और जो सामूहिक नृत्य है वो इस तरह के समूह में ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे मान लीजिए लोग हैं, ये समूह में क्या कर रहे हैं? नृत्य। तो ये भीमबेटका की गुफाओं में मिले हुए हैं।
और शिकार करते हुए भी इस तरह के चित्र भीमबेटका की गुफाओं में दिखाए गए हैं। फिर आगे क्या, जबकि मानव का चित्रण प्रतीकात्मक रूप में किया गया है, ये चित्र भावात्मक है तथा कुछ बोलने का प्रयास करते हैं। शिकार के चित्रों में हमें एक सामूहिकता का भान होता है। जो शिकार के चित्र हैं उनमें हमें क्या, एक समूह का, सामूहिकता का भान होता है। शिकार गतिविधियों को पवित्र कार्य माना जाता था। मध्य पाषाण काल में क्या था, शिकार की जो गतिविधियां होती थी उन्हें पवित्र कार्य माना जाता था। शिकार एक सामाजिक कार्य था। शिकार को क्या लोग मानते थे, एक सामाजिक कार्य की तरह। तथा पशु की हत्या का मतलब क्या हुआ, पशु हत्या एक सामाजिक गतिविधि का परिणाम था। इन चित्रों में महिलाओं की आकृति पुरुषों की तुलना में ज़्यादा स्पष्ट एवं यथार्थ है। जहाँ पुरुष शिकार का जोखिम उठा रहे हैं, वहीं महिलाएं खाद्य संग्रह करती थी तथा बच्चे पालती थी, वस्तुएं ढोती थी। तो यहाँ पर मतलब जो पुरुष के चित्र हैं उनको किस रूप में दिखाया गया है, शिकार करते हुए, और महिलाओं को अनाज ढोते हुए, लकड़ी बीनते हुए और बच्चों को पालते हुए ये सब दिखाया गया है। इस प्रकार मध्य पाषाण कालीन चित्रकला में तत्कालीन जीवन की अभिव्यक्ति हुई है। इससे केवल आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ ही नहीं अपितु आदिमानव के मनोभाव भी अभिव्यक्त हो रहे हैं। तो 2 पेज में सिर्फ हमने मध्य पाषाण कालीन समाज और संस्कृति के बारे में बता दिया है। बहुत ही लिमिटेड नोट्स और बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। अब आगे देखते हैं अब जैसा कि मतलब ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो कंक्लूज़न में भी इन्हें ऐड कर सकते हैं या इनको इंट्रो में भी। जैसे लिप की अनुपस्थिति में चित्र भी बोलने का प्रयास करते हैं। मध्य पाषाण कालीन चित्रकला आदिमानव की सरल भावों की अभिव्यक्ति है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक जीवन पाषाण कालीन जीवन की तुलना में बहुत अधिक जटिल है। मध्य पाषाण कालीन समाज और संस्कृति के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर यहाँ पर किसी को भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम आपके सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे। अब आज हम लोग आगे देख लेते हैं नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखते हैं नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल कैसा था। नवपाषाण काल में मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूचिन्ह बनकर आया। जो नवपाषाण काल है वो क्या हुआ, मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूचिन्ह बनकर आया, क्योंकि इस काल में मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की स्थिति में आ गया। नवपाषाण काल और पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में क्या था कि जो आदि मानव थे, जो मनुष्य थे, वह शिकार करते थे, अपना भरण पोषण कुछ समय के लिए उनका संग्रह कर पाते थे और बस कंदमूल और शिकार पर ही निर्भर थे। लेकिन नवपाषाण काल में क्या हुआ, मानव ने खाद्य का उत्पादन करना भी सीख लिया था। गार्डन चाइल्ड ने इसे नवपाषाण क्रांति का नाम दिया है। किसने, एक महान इतिहासकार हैं, इन्होंने गार्डन चाइल्ड हैं जिन्होंने नवपाषाण क्रांति का नाम दिया है। क्रांति अच्छा बताइए किसे कहते हैं। तो क्रांति ये होता है कि अल्पकाल में हुआ व्यापक परिवर्तन। अल्पकाल में हुए व्यापक परिवर्तन को क्रांति का नाम दिया जाता है। कारण, अब इन्होंने नवपाषाण काल क्यों कहा है, तो पहला कारण ये है कि ये परिवर्तन तुलनात्मक रूप से द्रुत ही माना जाना चाहिए, क्योंकि 3000 वर्षों में इतने सारे परिवर्तन हो गए जो 3000 वर्ष से पूर्व पिछले 30,000 वर्षों में नहीं हुए थे। ठीक है, इसलिए इसे क्रांति का नाम दिया गया। दूसरा कारण क्या है क्रांति का नाम देने का, इस काल में मानव, पशु और भूमि के बीच संबंध बदल गए थे। पहले मानव क्या करता था, जंगलों में रहता था, उनका शिकार करता था, लेकिन अब मानव, पशु और भूमि तीनों में रिलेशन ये हो गया कि मानव पशुओं को पालतू बनाने लगा। इन पशुओं से ये भूमि की जुताई करते थे, उनमें बीज बोते थे जिससे फल का उत्पादन होता था। तो तीनों के बीच क्या हो गया, रिलेशन हो गए। इस काल में मानव स्थायी जीवन जीने लगा। पहले पूरा पाषाण काल में क्या था, मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना स्थान बदलते रहते थे, लेकिन इस काल में मानव ने स्थायी जीवन जीने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। स्थायी बस्तियों की आरंभिक अवस्था नवपाषाण काल से ही संबंध है।
इस काल में बेहतर किस्म के पॉलिशदार उपकरण बनने लगे थे। इन उपकरणों की सहायता से न केवल शिकार करना आसान हो गया, वरन भूमि को खोदना और मिट्टी को तोड़ना भी सरल हो गया, क्योंकि खाद्य उत्पादन करना था उसके लिए खेत जोतना ज़रूरी था। तो खेत को जोतने के लिए उपकरण भी थोड़े नुकीले, मजबूत और अच्छे होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ के उपकरणों में भी अच्छी क्वालिटी दिखने लगी थी। फसलों की जंगली किस्म को घरेलू किस्म में तब्दील कर दिया गया। अगर हम नवपाषाण काल की संस्कृति पर दृष्टिपात करते हैं तो ये ज्ञात होता है कि लोगों ने मृत्यु के बाद के जीवन की अवधारणा विकसित कर ली थी। इसी प्रकार जो बुलझोम है उसे मानव के साथ कुत्तों का दफनाया जाना मानव एवं पशुओं के बीच गहरे हो रहे संबंधों की ओर संकेत करता है। कुछ ये नवपाषाण कालीन स्थल हैं जो फिर से मैं बता दूं कि ये प्रीलिम्स का जो हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर 1 होता है उसमें मैपिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे जो प्लेसेस हैं ये पूछे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नवपाषाण कालीन स्थल है। पहला क्या है, मेहरगढ़। बुलझोम से तो पता है कि मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने की साक्ष्य मिले हैं। गुफ्फुकराल चिरान बिहार में, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में और हल्लूर का है कर्नाटक में। आगे देखते हैं। आगे ये मैपिंग में हमने सारे जो नवपाषाण कालीन, पुरापाषाण कालीन और मध्यपाषाण कालीन स्थल हैं इनको ऐड कर दिया है, ताकि ये पढ़ने में और मैपिंग के क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हमें लाभ मिलेगा। तो जैसे महादहा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। दमदमा भी उत्तर प्रदेश में। ये सारे जितने भी हमने नाम लिखे ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी के मेंस का जो पेपर 1 होता है उसके मैपिंग के क्वेश्चन है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए और आप लोग अपने भी नोट्स में इन्हें ऐड कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब नवपाषाण काल की जो प्रादेशिक विशेषताएं हैं उन्हें देख लेते हैं। नवपाषाण काल के बारे में देख लिया, अब इसकी जो प्रादेशिक विशेषताएं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, ये दूसरा चैप्टर है। तो नवपाषाण काल की प्रादेशिक विशेषताएं। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल का आरंभ लगभग 4000 से इतनी ईस्वी पूर्व माना जाता है। ये जरूरी भी है, अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ सबसे प्राचीन स्थल था। नवपाषाण कालीन स्थल कौन है? बलूचिस्तान का मेहरगढ़ सबसे प्राचीन स्थल माना जाता है। परंतु सबसे अधिक विकसित क्यों? बलूचिस्तान जो है नवपाषाण काल का सबसे पुराना और सबसे अधिक विकसित स्थल माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। उपजाऊ क्यों थी? क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकली, जैसे सिंधु नदी के किनारे हैं। क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, अतः इसमें विकास के बेहतर स्तर देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने वैसे भी देखा होगा, जो भी महानगर है वो नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। तो नदियों के किनारे की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, वहाँ पे आसानी से खेती की जा सकती है, अनाजों का उत्पादन किया जा सकता है। इसलिए ये जो नवपाषाण कालीन स्थल है बलूचिस्तान का मेहरगढ़ सबसे प्राचीन और सबसे विकसित स्थल माना जाता है। यहाँ 3 प्रकार के गेहूँ, जौ, कपास के साक्ष्य मिलते हैं। अब यहाँ से एक मैपिंग का भी क्वेश्चन तैयार हो गया, प्लस नवपाषाण काल की प्रादेशिक विशेषताओं का भी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। यहाँ 3 प्रकार के गेहूँ, जौ, कपास के साक्ष्य मिलते हैं। चूँकि ये स्थल नदी के कछारी मैदान में स्थित थे, इसलिए बेहतर अनाजों के उत्पादन में इनकी प्रधानता रही। उत्तरी क्षेत्र कश्मीर के बुर्जहोम एवं गुफ्फुकराल पहाड़ी क्षेत्र मैदान में थे, इसलिए बेहतर अनाजों के उत्पादन में प्रधानता रही। मध्य गंगा घाटी में चिरान, बिहार, सिनुआर, ताराहीट, चेचर आदि नवपाषाण कालीन स्थल हैं। ये सभी इम्पॉर्टेंट स्थल हैं। अगर हम आंसर में जैसे इन स्थलों का नाम लिखते हैं तो हमारे आंसर में 1-2 नंबर एक्स्ट्रा गेन हो जाएंगे। नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ भूमि उपजाऊ होने के कारण चावल उत्पादन में प्रधानता रही है। प्रायद्वीपीय भारत के नवपाषाण कालीन स्थल बहुत समय बाद अस्तित्व में आए। प्रायद्वीपीय भारत के जो नवपाषाण कालीन स्थल हैं वह बहुत समय बाद क्या अस्तित्व में आए, क्योंकि वहाँ की मिट्टी बहुत अधिक कठोर थी तो वहाँ पर खाद्य का उत्पादन थोड़ा मुश्किल काम था, इसलिए यहाँ की जो स्थल हैं वो थोड़ा बाद में अस्तित्व में आए। दक्षिण में संगनकल्लू और पिकलीहल से पॉलिश किए गए प्रस्तर उपकरण और मिट्टी के हस्त निर्मित बर्तन मिले हैं।
इन उपकरणों और बर्तनों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि नवपाषाणकालीन संस्कृतियों में शिल्पों का विकास हो रहा था। आगे चलकर धातु युग में इनकी और प्रगति हुई तथा मानव बर्बर से सभ्य बन सका। वस्तुतः नवपाषाणिक ग्राम संस्कृतियों ने ही कांस्य युगीन शहरी सभ्यताओं के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। तो हम लोगों का पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल कंप्लीट हो गया है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो पुरातात्विक स्रोत कल हमारा न्यू चैप्टर रहेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।